नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है 2019 के पॉलिटी के PYQs कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। तो दोस्तों इसमें हमको एक स्टोरी पता होनी चाहिए आपातकाल के दौरान की, या आपातकाल के बाद में लाया गया 1978 में लाया गया संशोधन है। तो 1975 से 77 के दौरान बहुत सारे संशोधन पारित किए गए। उन्हीं में से एक था 39वां और एक है 42वां। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक चेंज हुए थे। ठीक है, जैसे कि इसमें प्रस्तावना में चेंज हुए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुए थे, DPSP में चेंज हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, मूल कर्तव्य आए थे। ठीक है, और भी व्यापक चेंज हुए थे। और 39वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पद को जो है ये न्यायिक पुनर्वलोकन से परे कर दिया था। और इनमें जो भी मतलब समस्याएं थी, इनमें इनके सुधार के लिए जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1978 में। और 1977 में हम जानते हैं कि इलेक्शन हुए थे, तो 1970 के बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई थी। और जनता पार्टी की सरकार ने जो है 44वां संविधान संशोधन पारित किया था कि इमरजेंसी के दौरान जो भी गलत प्रोविज़न डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये जानते हैं हम। और दूसरा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ये ईजी है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए बेसिक स्टडी में। 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक आयोग का गठन किया जाना था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका काम था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह देना। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है न्यायपालिका जो है स्वयं करती है, अपने कोलेजियम के माध्यम से करती है। और वो राष्ट्रपति को जो है कुछ मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह देती है, जिसको राष्ट्रपति को मानने के लिए वो बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है केवल 2 सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यायपालिका से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है, पहला कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब स्वीकार किया जाना कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो स्वीकार कर सकता है या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष ही नहीं, राज्यसभा का सभापति भी, अगर प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पारित होता है, तो राज्यसभा का सभापति स्वीकार भी कर सकता है और उसे अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे आगे। दूसरा है कि भारत का संविधान यहाँ परिभाषित करता है। दोस्तों यहीं पर हमको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि जब ये शब्द आता है कि भारत का संविधान यहाँ परिभाषित करता है, जनरली इस टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं गलत होते हैं, कि संविधान जो है किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता, इसके लिए अलग से विधि बनाई जाती है। ठीक है, तो भारत का संविधान यहाँ परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार है। हमको मालूम है कि न्यायाधीश को हटाने के जो है 2 आधार हैं, एक अक्षमता और एक सिद्ध कदाचार। ठीक है, तो इनको परिभाषित करता है कि नहीं करता संविधान, परिभाषित तो नहीं करता है। और तीसरा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और चौथा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। ठीक है, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विशेष बहुमत होना चाहिए इसमें, क्योंकि कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। तो तीसरा और चौथा सही है, तो आंसर हो गया हमारा C। तो हम देख लेते हैं कि संविधान में क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है कि संविधान में लिखा है कि न्यायाधीश को अगर हटाए जाने का प्रस्ताव आता है, तो इसके लिए 2 आधार हैं। आधार 2 हैं, साबित कदाचार और एक असमर्थता। इसके 2 आधार जो हैं संविधान में दिए गए हैं। और कितने बहुमत की अपेक्षा है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ में उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। ये दोनों एक साथ होना जरूरी है। और इसके कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है इनको आदेश के द्वारा। और इस संबंध में जो विधि बनाएगा, मतलब प्रक्रिया की विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और संसद ने एक विधि बनाई है जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये मतलब आर्टिकल 124 में हटाने के लिए ये सब उपबंध है। और विधि में क्या कहा गया है
मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि विधि में ये कहा गया है कि हटाने का जो प्रस्ताव है, न्यायाधीश के हटाने का जो प्रस्ताव है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो उसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। जिस भी सदन में लाया गया है उस सदन के जो चेयरमैन हैं उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, उनके पास रिजेक्ट करने की भी पावर है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया कि मतलब अस्वीकार नहीं किया जा सकता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, नहीं कर सकते हैं, ये अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यदि एक्सेप्ट होता है तो 3 मेंबर कमेटी होती है। इस कमेटी में जो है सीजेआई होगा या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, साथ में परंपरागत विधिवेत्ता होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रिपोर्ट होता है, फिर गिल्टी अगर साबित हुआ तो फिर वोटिंग होती है दोनों हाउस में, और स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत साथ में उपस्थित और मतदान देने वालों को 2/3 से अगर दोनों सदनों से पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति जो है आदेश के द्वारा जो है उस न्यायाधीश को हटा देगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची हम जानते हैं कि पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 1951 में जो हुआ था। ठीक है, तो इस समय प्रधानमंत्री सबको मालूम है कि पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, और 9वीं अनुसूची में हमको क्या मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित मामले थे, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा उसकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन बाद के केसों में क्या हुआ कि जैसे कि केशवानंद भारती बाद में ये बोला गया कि जो है मतलब जो सरकार है, संसद की जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है सीमित है। इसका मतलब जो है कि वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, और बाद के जो केस हैं, IR कोइलो केस जो था 2007 में जो हुआ था, IR कोइलो केस, इसमें बोला गया कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973, ये केशवानंद भारतीवाद की डेट है। IR कोइलो केस में बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। ठीक है, उनकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद वाले जो विषय हैं 24 अप्रैल 1973 के जो बाद वाले विषय हैं इनकी न्यायिक समीक्षा होगी। इनके पहले वालों की नहीं होगी लेकिन बाद वालों की होगी, याद रखिएगा ये। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है इसमें। और अगला क्वेश्चन है कि संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। ये बात सही है कि लाभ के पद के लिए एक अधिनियम बना है 1959 में। ठीक है, ये लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। और दूसरा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। ये स्टेटमेंट जनरली हमको इनकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे स्टेटमेंट अगर एलिमिनेशन से होते हैं तो ठीक है, वरना जो है अक्सर देखा गया है कि फैक्ट जो है गलत दिए रहते हैं, लेकिन अगर एलिमिनेशन के माध्यम से जाएं तो फिर हमारा सही हो सकता है क्वेश्चन। तो तीसरा जो है कि शब्द लाभ का पद जो है भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, तो परिभाषित तो नहीं किया गया, इतना हमको जानकारी है। तो तीसरा गलत होते ही हमारा बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर है 1 और 2, मतलब 5 बार संशोधित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और 1959 पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही है, तो आंसर हमारा ए हो गया, क्योंकि लाभ का पद परिभाषित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य मतलब कि नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है जनजातीय भूमि का। तो जनजाति से रिलेटेड प्रोविजन जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची में है, हमको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन है 3री, 5वीं, 9वीं, 12वीं, तो ये नहीं है, हमको ये मालूम है कि 3री अनुसूची में जो है शपथ दी गई है। संवैधानिक पदों में जो व्यक्ति हैं उनके लिए शपथ का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची जो है जनजातीय से रिलेटेड है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के विषय में जानकारी है 5वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में अभी हमने पढ़ा कि भूमि सुधार से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो है ईजी था, 5वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीवीटीजीज। ये इस टाइप के जो हैं ये क्वेश्चन बड़े तो होते हैं लेकिन ईजी भी होते हैं, क्योंकि अगर इसमें से अगर हमने एक स्टेटमेंट भी अगर छाट दिया तो हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, पीवीटीजीज मतलब कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां जो हैं,
इनके लिए स्टेटमेंट है पहला, पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जनरली हमको ये स्टेटमेंट की जानकारी नहीं होती है, मतलब इस टाइप के फैक्ट की जानकारी नहीं होती है। दूसरा है, स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजीज स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है, ये सही बात है। तीसरा है, देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, तो ये नहीं है। टोटल 75 आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज हैं। चौथा है, पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं, ये होंगी। तो तीसरा गलत होते ही हमारा आंसर निकल गया है पहले ही, तो तीसरा जहाँ जहाँ होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसका मतलब हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 75 पीवीटीजीज हैं और सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? आर्टिकल 142 हम डिटेल में देखेंगे अभी। ये सुप्रीम कोर्ट की मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की बात करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड नहीं है। हमको निर्वाचन आयोग मतलब ये जानकारी भी होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है, मतलब निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रोविज़न है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिए गए हैं भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में। दूसरा है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है आर्टिकल 142 के तहत। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति, ये वाले भी नहीं, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। तो हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स देख लेते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों 4 टाइप की स्पेशल पावर है। एक आर्टिकल 13 में दी गई है, एक आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 142। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की अधिकारिता है, और इसमें अकेला रिट जारी करने की अधिकारिता नहीं है, मैं और कुछ प्रोविज़न बताता हूँ आपको। जैसे कि पहला, ये 4 प्रोविज़न दिए गए हैं, 4 क्लॉज दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। पहला क्लॉज ये कहता है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग कर सकता है, मतलब समुचित कार्यवाही उसे जो सही लगे वो कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकारियों का जो संरक्षण करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और दूसरे में है 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है, ये हमको मालूम होनी चाहिए। तीसरा है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा प्रावधान कर सकती है कि ये जो रिट जारी करने की अधिकारिता है आर्टिकल 32 के तहत, ये अन्य कोर्ट को भी दे सकती है वो, लेकिन इसमें जो है हाई कोर्ट को छोड़ के, ये ध्यान रखें क्योंकि हाई कोर्ट को जो ऑलरेडी जो है आर्टिकल 226 के तहत पावर मिलती है, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 226 हैज़ ऑलरेडी कन्फर्ड दिस पावर ऑन द हाई कोर्ट। ठीक है, एनी अदर कोर्ट हेयर डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। और चौथा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जाने की पावर जो है आर्टिकल 32 के तहत, ये सस्पेंड नहीं होगा, केवल एक्सेप्शन है कि संविधान के अधीन उपबंधों के रहते हुए। इसका मतलब है कि जब इमरजेंसी लगी हो तो राष्ट्रपति चाहे तो इनको सस्पेंड कर सकता है, वो जो प्रोविज़न है। तो ये 4 क्लॉज हमको ध्यान रखना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के जो है स्वयं के जो निर्णय को चेंज करने की शक्ति देता है, स्वयं के निर्णय को चेंज कर सकता है। इसमें ये कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय, यहाँ से ध्यान रखना है हमको, उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, मतलब स्वयं के द्वारा सुनाए गए निर्णयों का ये पुनर्विलोकन कर सकता है। ये पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट जो है स्वयं के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं के डिसीजन को चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखना है। इसका जो करंट एग्जाम्पल है कि आर्टिकल 31C जो कि 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई विधि जो है 39B के तहत और 39C को लागू करने के लिए बनाई जाती है तो वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये करंट का एग्जाम्पल है, अभी नवंबर का करंट है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। मतलब मैगजीन वालों ने तो, मतलब कोचिंग वालों ने तो इसमें मतलब 2-2, 3-3 पेज में दिया है, लेकिन हम आराम से मतलब 4-5 लाइन में देख लेंगे इसको। ठीक है, ये प्रोविज़न बस ध्यान रखना, करंट का एग्जांपल है, आर्टिकल 137 का प्रयोग किया क्योंकि अपने जो है पुराने डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है इसमें।
और क्यूरेटिव पेटिशन, ये भी मतलब आर्टिकल 137 का एग्जाम्पल है, और आर्टिकल 137 और 142 दोनों का एग्जाम्पल है। और सबसे मेन आर्टिकल 142 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। और आप आए दिनों मतलब अखबार में पढ़ते होंगे आर्टिकल 142 के बारे में, तो मैंने इसको सही इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। कि मतलब लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए ज़रूरी हो। मतलब कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी अगर मामला है उसमें अगर कंप्लीट जस्टिस की करना है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो कर सकता है, किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है, किसी भी डिग्री को पारित कर सकता है। ये ध्यान रखिए, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए बस, ठीक है। और ऐसी आदेश कैसे क्या पारित कर सकता है कि जिन मामलों में कानून नहीं बना है, मतलब अगर कोई संसद ने अगर कानून नहीं बनाई है जिस मामले में, उस मामले में भी ये डिसीजन दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस की आवश्यकता होगी। जिन मामलों में कानून नहीं बना है उस पर भी फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग, याद रखना। अन्य कानून लागू ना होने तक उसका फैसला सर्वोपरि होगा, मतलब कि जब तक संसद विधि नहीं बनाएगी तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सर्वोपरि माना जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं विशाखा गाइडलाइंस जो आपने देखी होगी, मतलब कि वो आर्टिकल 142 के तहत पारित की गई थी, और जब तक पूरे देश में संसद द्वारा पारित कानून की तरह ही लागू रहेगा, जब तक इस संबंध में संसद विशेष उपबंध न करे, ठीक है, ये देख लिया हमने। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आर्टिकल 142 में ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश दे सके, ठीक है, लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकते। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि तलाक मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, अपनी अनन्य शक्ति का प्रयोग किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ किया तलाक मामले में। और कुछ मामले हैं, यूनियन कार्बाइड केस, मतलब भोपाल गैस त्रासदी वाला मामला है, वहाँ की जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए आदेश पारित किया। कोयला ब्लॉक आवंटन केस है, हाईवे पर शराब बिक्री पर रोक लगाई है, ठीक है, 2016 में, कि मतलब कि जो हाईवे के 500 मीटर के दायरे में जो है आप शराब बिक्री नहीं करेंगे। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, ये भी आर्टिकल 142 इस समय बहुत चर्चे में था उस समय भी, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये 4 प्रोविजन, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से संगत कोई विधि, आर्टिकल 32 रेट जारी करने की अधिकारिता, आर्टिकल 137 स्वयं के डिसीजन को चेंज करने की, और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जिसके तहत वो संसद की विधि से मतलब संसद की विधि से वो बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। और कंप्लीट जस्टिस के लिए वो कुछ भी कर सकता है आर्टिकल 142 में। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ये हम जानते हैं, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ये हम सब जानते हैं, ये हम बेसिक स्टडी में पढ़ते हैं जब राज्यपाल पढ़ते हैं। तो ये जो सिफारिशें हैं ये सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं। हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये कुछ मतलब ये है, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना, राजमन्नार समिति 1969 में, सरकारी आयोग 1983 में, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000 में, और पुंछी आयोग 2007 में। ये हमको क्रम याद रहना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग, इनका जो है क्रोनोलॉजी कभी भी पूछ सकता है। तो इन तीनों का जो है सबसे पहले राजमन्नार आया, उसके बाद सरकारी आया, उसके बाद जो है पुंछी आयोग। तो इनकी क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, उच्च न्यायालय भी जो है संसद की विधि को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। दूसरा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये तो गलत बात है, प्रश्न उठाया जा सकता है। अगर कोई भी संविधान संशोधन अगर मूल ढांचे का हनन कर रहा है तो प्रश्न उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। अगला है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं। पहला, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ये भी स्वतंत्रता की व्याख्या है। नियंत्रण का अभाव, इसमें पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है नियंत्रण का अभाव, ठीक है।
ये भी ठीक है। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ये तो नहीं होगा, कुछ भी करने का अवसर, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। डी है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर अगर आ गया तो नियंत्रण का अभाव भी हो जाएगा, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2019 के PYQs कंप्लीट होते हैं। हम 2020 के भी देख लेते हैं। चलिए, कि क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्ति हम सबको मालूम है कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में है, क्योंकि संविधान संशोधन में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, और संयुक्त बैठक जब भी होती है उसमें राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है। तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो है राज्यसभा की सहमति उसमें अनिवार्य हो जाती है। और नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो राज्यसभा की स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 में, और साथ में आर्टिकल 249 भी राज्यसभा की स्पेशल पावर है, ये ध्यान रखिएगा। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन की बात की, और 249 में कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाना हो, अगर राष्ट्रीय हित में कोई विषय है तो राज्य विषय के कानून में बना सकती है संसद, अगर राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है तो उपस्थित और मतदान देने वालों को 2/3 से। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, संविधान संशोधन करने के विषय में ये सही है। सरकार को हटाने के विषय में तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव हम देखते हैं कि सरकार को हटाने के लिए आता है, तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कटौती प्रस्ताव करने के विषय में ये भी नहीं, डी भी नहीं। तो संविधान संशोधन के बारे में और क्या जानकारी होना चाहिए कि इसमें जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, इसमें ध्यान रखिएगा। और 24वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन अगर विधेयक होगा तो उसमें राष्ट्रपति जो है अनुमति देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति की बाध्य है अनुमति देने के लिए। और इसमें याद रखिएगा एक और बात, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों इक्वल हैं संविधान संशोधन के विषय में। अगला क्वेश्चन है MP लेट्स के विषय में। ये उस समय बहुत चर्चे में थी कोविड टाइम में, कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि MP लेट्स जो है निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त होती हैं, तो ये तो सही है। दूसरा है, प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है, ये भी सही है। तीसरा है, MP लेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक वर्ष के लिए होती हैं ये निधियाँ और एक वर्ष में अगर प्रयोग नहीं किया तो वो लैप्स हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो लैप्स नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, लैप्स नहीं होती है वो। और चौथा है कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये उस समय चर्चे में था, करंट का न्यूज़ था उस समय, इसलिए ये पूछा गया होगा। ठीक है, अगला है कि अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण है। तो अस्पृश्यता हम जानते हैं कि 6 टाइप की स्वतंत्रता है हमारे। पहली जो है समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में, और आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आर्टिकल 17 का पार्ट है, इसका मतलब ये समानता का अधिकार का पार्ट है, तो ये तो ईजी है। तो समता का अधिकार मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है, और भी मतलब 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 तक अल्पसंख्यक, और समता का अधिकार जो है ये दिया गया है 14 से 18 तक। और इसी में से आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के बारे में है। और अस्पृश्यता के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि ये निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों की कौन सी श्रेणी अस्पृश्यता को भेदभाव के रूप में शामिल करती है। मैंने पूछा था, 65% लोगों ने सही दिया था, समानता का अधिकार। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 17 से रिलेटेड कि यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, ये सही है। या अछूत को उन लोगों के रूप में परिभाषित नहीं करता है अस्पृश्यता को। संविधान अस्पृश्यता का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए दंड, संविधान दंड का प्रावधान नहीं करता, इसलिए इसका ओनली 1 है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर दिया भी आपको कि आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो उसमें जो है संविधान अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता है और न ही किसी दंड का प्रावधान करता है, इसलिए इसके लिए अलग से एक्ट पारित हुआ, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बोला जाता है उसको, 1989 में पारित हुआ था। और भी क्वेश्चन है जो UPPCS में हाल ही में मतलब 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि, और ये UPSC में पहले ही पूछ लिया गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब आर्टिकल 23 और 24 में के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की गई है। आर्टिकल 23 और 24 देखना, इसमें अस्पृश्यता तो 17 में दिया गया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में, मानव देह व्यापार ये आर्टिकल 23 में, और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध 24 में किया गया। तो आर्टिकल, इसका आंसर जो है 2 और 3। ठीक है, और ये क्वेश्चन वित्त मंत्री, ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार ये बार बार क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है सीमित सरकार।
संविधानवाद जहाँ भी होगा तो वहाँ पर सीमित सरकार का कंसेप्ट आएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संवैधानिक सरकार मतलब सीमित सरकार, सीमित सरकार का मतलब सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं, और सीमित किसने की है? संविधान ने किया है सीमित। और उनमें जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है कि मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, तीनों के बीच जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इसलिए जो है सीमित सरकार संवैधानिक सरकार को बोला जाता है। अगला है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो 1948 में की गई थी के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है प्रतिबिंबित करता है, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, ये तीनों में करता है। राज्य की नीति निर्देशिका, तो मूल कर्तव्य उद्देशिका, तीनों जो है मानव अधिकारों से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तीनों जो है न्याय की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है, लोक कल्याण की बात करेंगे, ये सब बातें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है नालसा एक्ट से, ये ध्यान रखिएगा, ये आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ये अधीनस्थ न्यायालय जब पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा ये नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करके टॉपिक है, उसमें ध्यान, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? तो पहले स्टेटमेंट 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ये सही है। और अगर ट्रांसजेंडर है वो व्यक्ति तो उसकी आय जो है 2 लाख तक है। ओबीसी के लिए 3 लाख, ये तो हम जानते हैं कि ओबीसी के लिए ज़्यादा क्यों ही होगा। ठीक है, चौथा सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो है लेकिन सभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 और 2 सही है इसका आंसर, इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वहाँ होती है। 2 टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं, संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था होती है, और एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय व्यवस्था मतलब उत्तरदायी सरकार, जो मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमको इसमें उत्तरदायी वाला ऑप्शन छांटना है, ये मैंने पहले भी जब हम पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डिटेल में चर्चा की है कि अगर संसदीय व्यवस्था जहाँ भी पूछा तो वहाँ पर उत्तरदायी शासन वाला हमको क्या है ऑप्शन छांटना है। तो इसमें देख लीजिए, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ये नहीं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये एकदम सही है। उत्तरदायी शासन की बात कर रही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, ऐसा कुछ नहीं, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है चौथी। ठीक है, नहीं, अध्यक्षीय शासन की नहीं है ये विशेषता, ये पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये थोड़ा गलत है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली मतलब है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण के जो सिद्धांत है वो पूर्ण पृथक्करण की बात करेगा यहाँ पर। अगला है भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी हम सब जानते हैं कि डीपीएसपी आर्टिकल 38, इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम जब इथिक्स पढ़ते हैं, जब बहुत सारी विचारधारा पढ़ते हैं तो हम गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों की तुलना करते हैं और दोनों में समानता अगर देखें तो ये दोनों जो है राज्यविहीन समाज की बात करते हैं। ठीक है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, लेकिन दोनों का जो रास्ता अलग है। गांधी जी का रास्ता जो अहिंसा से होके जाता है और मार्क्सवाद जो है वो हिंसात्मक क्रांति की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में नौकरशाही मतलब जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसका निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो हम जानते हैं कि नौकरशाही जो है वो जो है विधि को क्रियान्वित करने का काम करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ये कुछ नहीं है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ये भी नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, ये भी नहीं। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, बिल्कुल क्रियान्वित, लोक नीति को कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण ये है। भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो
पहले कहा जाता है कि बेरूबाड़ी केस याद होना चाहिए इसमें, कि 1960 बेरूबाड़ी केस हुआ, उसमें ये बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है। फिर बाद में जब केशवानंद भारती केस हुआ तो उसमें बोला गया कि संविधान का भाग है, और फिर LIC मामला भी हुआ, उसमें बोला गया कि ये संविधान का भाग है और संशोधन भी संभव है। तो देखते हैं क्या कहता है कि संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखता। ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। भाग तो है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसके अन्य भाग, ये भी नहीं। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ज़्यादा सही आंसर है डी। तो हम यहाँ पर ए नहीं बोलेंगे, क्योंकि विधिक प्रभाव रखता है लेकिन वो संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। ठीक है, दोनों को साथ मिला के पढ़ा जाएगा, ये बोला गया है। केशवानंद भारती केस इसके लिए डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट में हम ये पढ़ते ही हैं। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो संविधान जो है वो 3 सत्रों का प्रावधान नहीं करता, याद रखना। संविधान में ये उपबंध है कि 2 सत्रों के बीच का जो समय है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 17 वाशांश का समय जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। ये बात भी एकदम सही है। तो 1 और 3 सही हो गया, इसमें आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 मतलब DPSP की बात कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात है। भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, बिल्कुल नहीं, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो ये तो गलत है। आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगी। ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो इन आदर्शों को क्या है इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये मतलब राज्य के नीति निर्माण में इनका योगदान होना चाहिए। तो दूसरा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये बात सही है। आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बात सही है। उनका नाम ही है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो प्रभावित करेंगे ही। तो 2 और 3 सही है, आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य के 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ये पार्शियली करेक्ट है, मतलब कि किसी राज्य में मतलब किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए बनाया जा सकता है मंत्री, ये बात सही है। लेकिन जो मतदान के लिए योग्य है वो सभी व्यक्ति नहीं होगा, सभी व्यक्ति, क्योंकि मतदान के लिए तो 18 वर्ष वाला व्यक्ति भी मतदान दे सकता है, लेकिन जो MP है उसके लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। इसके लिए जो है स्टेटमेंट गलत मानेंगे हम इसको, कि मतदान के लिए योग्य सभी व्यक्ति जो है वो मंत्री बनने के पात्र नहीं है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर, याद रखिएगा, स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। देखिए, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का तो प्रावधान नहीं है। डिस्क्वालीफाई होता है लेकिन वो सजा के बाद के 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। अगर उसको 2 या 2 वर्षों से अधिक की सजा मिलती है तो वो 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आगे के। ठीक है, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही नहीं है। तो दोस्तों हमारे 2019 और 2020 दोनों के PYQs कंप्लीट होते हैं। और लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।